नागरिक बना दिया गया। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम स्वागत करते हैं बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुरजीत दास गुप्ता और श्रीकांत पांडेय जी का। सर, लाइव में आपका स्वागत है। कैसे हैं सर? तो जय शुरुआत। सिया राम। नमस्कार सर, नमस्कार सुरजीत सर, नमस्कार बहुत श्रीकांत। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं अजय जी? बस बढ़िया है सर। तो आपने इंट्रो तो सुन ही लिया होगा, बंगाल पे ये डिस्कशन है और बंगाल की राजनीति को आप लोगों से बेहतर तो शायद कौन ही जानता होगा। तो पहला मेरा जो प्रश्न है, जो सबसे पहला प्रश्न है कि अभी हम बात शुरू करते हैं बंगाल की करंट सिचुएशन से। तो करंट सिचुएशन में आपने पिछले अगर 1-2 सालों में देखा जाए तो एक आरजी कर केस हुआ, संदेश खाली हुआ और बिल्कुल लेटेस्ट अगर देखा जाए 1-2 हफ्तों की बात करें तो आईपैक का केस हुआ, जहाँ पे ममता बनर्जी अपना मोबाइल और लैपटॉप और सारे डॉक्यूमेंट्स को लेते हुए ईडी की रेड में भागती हुई दिखाई दी। तो इस पर सर आप लोगों का क्या व्यू है कि बंगाल की राजनीति को करंटली आप किस तरीके से देख रहे हैं? सुरजीत सर। देखिए, स्थिति बहुत ही भयावह है और आपने जो घटनाएं बताई, इसके अलावा भी 2017 से आज तक, वैसे तो 2011 में ही चालू हो गया था ममता के आने के तुरंत बाद, लेकिन विशेषकर 2017 से आज तक हर साल कम से कम 2 दंगे होते हैं। और दंगा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दंगा में तो आपसी जो मुठभेड़ होती है तो दोनों पक्षों से मारपीट होती है, दोनों पक्ष के लोग घायल होते हैं, मरते हैं। ये जो है एक पक्षीय हिंदुओं के खिलाफ दंगा होता है और उसमें हिंदू मारे जाते हैं और जो मुसलमान जो है उनको खरोच तक नहीं लगती, चाहे वो दुर्गा पूजा के समय हो, चाहे वो सरस्वती पूजा के समय हो या अन्य समय हो। जैसे जब केवल राज्य के चुनाव नहीं, पंचायत चुनाव भी होते हैं, नगर निगम इकाई की भी चुनाव, उसके भी चुनाव होते हैं, हर समय हिंसा। और हिंसा में बस हिंदुओं का मारा जाना। अगर राजनीति से संबंधित है तो बीजेपी को समर्थन करने वाले हिंदू, और नहीं तो ऐसे समय पे जब पर्व त्योहार मनाए जाते हैं तो हिंदू निशाने पर होते हैं। कई हिंदू भागकर पड़ोस के बिहार या असम में उन्होंने अपना आश्रय ले लिया है और उन्हें लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे जैसे बंगाली, मैं तो 30 साल पहले, उससे भी पहले मैं दिल्ली आ गया था। तो अभी आप देखिए कि अन्य भी मेरी तरह बहुत सारे बंगाल के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो अलग अलग अखबारों में, अलग अलग कंपनियों में कार्यरत हैं। तो हम किसी तरह से बच गए हैं। लेकिन यदि हमारे पास वो विकल्प होता, जैसे भारत का कोई भी नागरिक जो है वो चाहता है, पहला तो उसका यही होता है कि मैं अपने ही राज्य में रहूं। वो विकल्प हमारे पास नहीं है। जहां तक ममता के शासन का सवाल है, शुरुआती दिनों में, विशेषकर जब ये जो नंदीग्राम में आंदोलन हुआ और सिंगूर में आंदोलन हुआ, उस समय लोग काफी सीपीएम से, वामपंथ से परेशान हो चुके थे। इसलिए नहीं कि बंगाल के लोगों ने वामपंथ छोड़ दिया था, बल्कि ज्योति बसु के जाने के बाद और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के आने के बाद उन्होंने एक ऐसा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए आपको हमने इनवाइट किया है। मैं ठीक है, ममता पर ही फोकस करता हूं। शुरुआती दिनों में क्या है कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया, उनको ये आशा थी कि ये बेहतर होगी और 1-2 साल तक वो उम्मीद बरकरार रही। सिर्फ वोटरों में नहीं बल्कि बीजेपी में भी। जहां तक कि आप सबको याद होगा कि 2013-14 का जब प्रचार चल रहा था लोकसभा चुनाव के लिए, तो प्रधानमंत्री होने वाले थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कहा था कि अगर आप यहां पर ममता को वोट देते हैं और मुझे सेंटर के लिए वोट देते हैं तो आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे। लेकिन सर उसके बाद जो है, ये बयान तो 2016 से तेजी से शुरू बदल हुआ। गया ना। हाँ, नहीं, ये बयान तो 2016 से बहुत ही पतन तेजी से बदल शुरू गया। हुआ और बहुत ही भयंकर ऐसी स्थिति है जो भारत में बाकी और कहीं नहीं है। जी श्रीकांत जी सर। आपका और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल मुझे लगता है कि जो सुजीत सर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके दोनों हाथों में लड्डू है, मुझे लगता है दोनों लड्डू विषाक्त हो गए हैं और अगर आप खाइएगा तो आपका डाइजेशन खराब होगा और आपको जो आसपास के किसी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। देखिए, मैं इतिहास और वर्तमान बेहतर सुजीत सर बताएंगे, लेकिन
मैं जहां तक समझ रहा हूं पूरे बंगाल के चुनाव को, उसमें एक चीज तो क्लियर है कि बंगाल में इस बार आर पार की लड़ाई है। या आप अपने होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि या तो आप सरेंडर कर देंगे और आप उस धीमी पने को बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे, या फिर मुझे लगता है कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए कि पूर्ण रूपेण सीधे तौर पर अगर देखा जाए कि या तो आपको अब ममता से छुटकारा चाहिए, या फिर आप वापस उन तमाम तरह की चीजों के लिए लगेंगे। लेकिन बंगाल का चुनाव मुझे लगता है वाकई अब अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े पैमाने पर है, और ममता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुझे लगता है कि पूरी की पूरा बंगाल और खास तौर से बंगाल के हिंदू तैयार हो गए हैं और वो सड़क पर मौजूद हैं। लेकिन क्या एक बीजेपी बेहतर स्ट्रेटेजी बना पाएगी उनको एकजुट करने के लिए और घर से निकाल कर वोट करवाने के लिए? जी। इसमें मेरा प्रश्न ये था कि अगर जो बोला जाता है कि बीजेपी का जो इलेक्शन मैकेनिज्म है बहुत स्ट्रांग है, तो वो इलेक्शन मैकेनिज्म जब बंगाल की बात आती है तो फेल होता हुआ नजर आता है। तो आपको क्या लगता है कि जो लास्ट टाइम हुआ था वहां से भी बहुत अच्छी उम्मीद थी कि लास्ट इलेक्शन में कि बीजेपी ने एक काफी अच्छी हवा बनाई थी, तो उसके फेल होने का रीजन क्या हुआ? सीटें बढ़ी, नो डाउट बहुत सीटें बढ़ी थी, और अब आपको क्या लग रहा है कि 2026 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें दे, क्या बीजेपी वो इम्पैक्ट डाल पाएगी? क्या बीजेपी जो सबसे महत्वपूर्ण किला है वेस्ट बंगाल, एक तरीके के अश्वमेध यज्ञ का जो रथ है वो ममता बनर्जी ने रोका हुआ है, तो क्या ये रथ बंगाल को क्रॉस कर पाएगा? सर सुरजीत जी। इस इसमें मैं 4 चुनावों की बात करूंगा। 2019 का लोकसभा चुनाव, और उसके बाद बीच में जो पंचायत चुनाव हुए, जो नगर इकाई के चुनाव हुए, और जो 2021 का स्टेट इलेक्शन था, उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए। तो सबसे नजदीक बीजेपी ने जो टक्कर दिया था वो 2019 में था, जबकि जब 18 सीटें उनको मिली, सिर्फ 18 सीटें नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस से केवल 2% पीछे रह गई वोट शेयर में। जबकि उससे पहले जो 2016 का जो स्टेट इलेक्शन था, विधानसभा चुनाव था, उसमें बीजेपी ने एक तरह से हथियार डाल दिए थे, क्योंकि उसको राज्यसभा में बहुत सारे बिल्स पास करने थे और उस समय राज्यसभा में उसका बहुमत था नहीं। तो इसलिए तृणमूल कांग्रेस का और एआईएडीएमके की मदद से उन्होंने वो बिल पास करवाए। तो उन्होंने स्थानीय इकाई को कह दिया था कि कैंपेन से वापस आ जाओ, इस वक्त हम मन लगा के लड़ेंगे नहीं। अच्छा, खैर 2019 के बाद जो है 21 का जो सबसे भयावह जो चुनाव था, न केवल हमने देखा कि 10% से अधिक वोट शेयर का फासला बढ़ गया है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, बल्कि सैकड़ों हजारों वोटर जो है वो अपना वोट नहीं डाल पाए, जो चीज सिर्फ बंगाल में होता है, पूरे भारत में कहीं नहीं होता। और पता नहीं क्यों, चाहे केंद्र के लोग हो चाहे बाकी देश के लोग हो, वो इस बात को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि वोटर घर से निकलता है या तो उसके गेट पे उसको रोक दिया जाता है, या पोलिंग बूथ तक पहुंचने से पहले उसको रोक दिया जाता है, उसको वोट डालने दिया ही नहीं जाता। इसलिए हम जो तो अंतर देखते हैं, इस समस्या का समाधान क्या है जब वहां पे देखिए एक वर्किंग इस गवर्नमेंट समस्या है? का समाधान तो खैर राष्ट्रपति शासन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सर अब राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन जब लगता है, जब राष्ट्रपति हाँ शासन ऐसी जगह लगता है तो एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है, एक हाँ, छोटी सी वही घटना वही होती है और देखिए, पूरा का पूरा राष्ट्रपति वोट शासन में स्विंग। मैं बाद में आऊंगा। राष्ट्रपति शासन में क्या पेचीदगी है और किस लिए बीजेपी जो है वो हिचक रही है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, उसमें मैं बाद में आऊंगा। अभी फिलहाल मैं 2021 का कवर कर लेता हूं, क्योंकि आपने बीजेपी का जो इलेक्टोरल मैकेनिज्म है वो कारगर क्यों नहीं है बंगाल में, ये आपने पूछा है, तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं। तो एक तो उनको वोट नहीं देने दिया गया, ऊपर से जब चुनाव हो गए, परिणाम आ गए और बीजेपी एक तरह से बुरी तरह से हारी। वैसे तो लगभग न के बराबर सीट से 77 सीट में आ गई, लेकिन वो भी बहुत बड़ी हार थी। चलिए, 77 सीट का जो भी हुआ, वो चुनाव के परिणाम निकलते ही जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर हमला किया, उस समय बीजेपी का नेतृत्व जो है, चाहे स्थानीय नेतृत्व हो चाहे नई दिल्ली का नेतृत्व हो,
उनको बचाने नहीं आई। ऐसी स्थिति थी कि हिंदू लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे और लोकल लीडर हो या सेंट्रल लीडर हो, वो अपना फोन तक नहीं उठा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि लोगों में एक बहुत बड़ा मोह भंग हुआ जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। तो आगे जो उपचुनाव हुए, जैसे बालीगंज में हुए, जैसे आसनसोल में हुए जहां से शत्रुघ्न सिन्हा जीत कर आए। आसनसोल एक ऐसी सीट है जो तृणमूल कांग्रेस जीत ही नहीं सकती थी। वहां हमेशा से ये आसनसोल की जो जनता है, हाँ, ये जो चीज आप बता रहे हैं बिल्कुल उससे अग्री कर रहा हूं मैं, ये हो रहा है, लेकिन इसका अंततः समाधान क्या है? ये तो एक डेडलॉक की सिचुएशन बन गई है। तो ये तो इससे क्या हुआ, करंट रूल नहीं लगेगा तब तक इस चीज को, क्योंकि ईडी हो या इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन के पास में भी उतनी पावर नहीं है। ये मैंने भी सुना है इस चीज के बारे में कि वोटर्स को जहां पे कहना चाहिए बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र जहां पे हैं, जहां पे वोटर्स हैं, उनको वोट करने के लिए नहीं निकलने दिया जाता है। और भी ऐसी काफी सारी घटनाएं हो रही हैं कि अगर आप जीत भी जाते हैं तो आपके साथ में फिर हिंसक घटनाएं होती हैं। जिन एरियाज में जो हार जाते हैं तब भी हिंसक घटनाएं होती हैं। तो सर, अभी श्रीकांत जी ने मुझे बताया था कि वो कुछ दिन पहले ही एक सर्वे करके लौटे वहां से। तो सर, आपका क्या व्यू रहा है इस चीज को लेके? श्रीकांत जी, आपका क्या व्यू रहा है इस चीज को लेके? मुझसे पूछ रहे हैं आप? देखिए, मैं बंगाल को लेकर एक बात आपको बताऊं। दरअसल सुजीत सर ने बेहतर बताया कि राष्ट्रपति शासन 356 नहीं तो 355 तो लगा दीजिए। आपको 355 लगाने के लिए कौन रोक रहा है, और आपको क्या बाध्यता है? दरअसल अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि ममता एक तरीके का विक्टिम कार्ड खेलेंगी, लेकिन 355 अगर आप लगाते हैं, सारा प्रबंधन मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि सारा प्रबंधन जब राज्यपाल के पास होगा, यानी कि देश के होम मिनिस्ट्री के पास होगा, तो आप, मुझे लगता है कि डीजीपी क्या काम करेगा और कौन कैसे काम करेगा, ये आप निर्धारित कर सकते हैं। क्या आप अभी भी राष्ट्रपति शासन छोड़िए, 355 इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपकी दोस्ती को लेकर दिक्कत देगा? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह की अगर चलती तो बंगाल में कब का राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। पिछले चुनाव और इस चुनाव में बीजेपी में बहुत फर्क है। पिछले चुनाव में बीजेपी के एक नेता थे और आपको पता है उनके जो बेटा है वो लेफ्ट हैंड से अच्छा बैटिंग करता है। इंदौर में उन्होंने पानी दिया और इंदौर में पानी देने से बहुत सारे व्यक्ति मर भी गए। कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहा हूं। तो पिछला चुनाव बीजेपी और कैलाश विजयवर्गीय इसलिए हारे, ये बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पर इसलिए हारी क्योंकि एक शौक होता है, ठीक है? तो एक शौक के चक्कर में पूरा बंगाल बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में दे दिए, और कैलाश विजयवर्गीय जो है वो वहीं पर, मुझे लगता है वहां तो मैं गया नहीं, जाऊंगा कभी ना कभी जाऊंगा, पत्रकार हूं तो हर जगह जाना चाहिए, सोनागाछी। तो उसके चक्कर में बीजेपी पुराना चुनाव हार गई। और देखिए, मुझे लगता है कि उस चुनाव में भी मैं बंगाल में था क्योंकि उस वक्त कुछ मुद्दे बहुत अहम थे। एक, बाहरी बनाम बंगाल के, यानी कि बीजेपी के पास जो फेस था वो बंगाल का कोई इतना बड़ा नहीं था, और इस बार बीजेपी के पास जो फेस है वो शुभेंदु अधिकारी का है। आप लोग कह सकते हैं कि भाई शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे मेरा एक इंटरप्शन है छोटा सा। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा इंटरप्शन, क्या शुभेंदु अधिकारी के चेहरे से आप ममता बनर्जी को टक्कर दे सकते हैं? वो फेस है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या वो इतना बड़ा फेस है कि वो ममता बनर्जी जैसे बड़े चेहरे को किसी भी तरीके से टक्कर देने की सिचुएशन में है? देखिए, दिल्ली में बैठकर स्ट्रीम यार्ड में हम अगर ये विवेचना करें कि क्या शुभेंदु अधिकारी इस लायक हैं कि वो ममता बनर्जी को फील्ड में टक्कर दे सकते हैं, वो पिछले बार के चुनाव में भी पता चल गया। हाँ? नहीं, दूसरा, इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए सुजीत सर इस बात की पुष्टि करेंगे। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक रात शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। सुबह उनका प्रोटेस्ट था, तो मुझे लगता है कि रात में 7:30 बजे अगर पर हमला होता है तो सुबह के प्रोटेस्ट में आप कितनी भीड़ बुला सकते हैं? कितनी भीड़ बुला सकते हैं? 1000, 2000, 10,000, 20,000 ना, हद से हद, मोटा मोटी। लेकिन आप देखिए उस सुबह के उनके प्रोटेस्ट में एक हुजूम शुभेंदु अधिकारी के साथ चला। मैं ये कह सकता हूं कि उसको रात भर में मोबिलाइज किया होगा, बुलाया होगा, बंगाल की अलग अलग जगहों से बुलाया होगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी अब बड़े पैमाने पर
हर मुद्दे पर प्रोटेस्ट करना हो, हर मुद्दे पर बोलना हो। इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी हाल फिलहाल में एक रील बड़ी वायरल हुई जिसमें सभी बंगाल के बीजेपी के नेता बोलने को लेकर आगे आए और राज्यपाल भी बोलने वाले थे, ठीक है, लेकिन उसमें सबने हूट किया कि नहीं नहीं शुभेंदु दा शुभेंदु दा शुभेंदु दा, मतलब शुभेंदु को पहले बुलवाइए, फर्स्ट उनको बोलने का अवसर दीजिए, ठीक है। तो ममता बनर्जी नो डाउट एक बहुत बड़ी मास लीडर है और वो मतलब वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी बहुत बड़ी लतखोर थी, इतना लतियाया उनको है ना लेफ्ट ने, और हर जगह दौड़ा दौड़ा के मारा तो वो सत्ता में आई। तो लिड़बो तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सॉरी सर, बंगाल की राजनीति में उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा तड़का लगाया आपने शब्दों का, वो बहुत अच्छा है। लेकिन प्रश्न अभी तक वही है मेरा, प्रश्न अभी तक मेरा वही है कि क्या कोई भी तरीका है, एक राज्य में एक सीएम है जो उसको एक कहना चाहिए रूलिंग विद द आयरन थंब, वहां पे कि हिंसा भी करा दी जाती है, किसी भी तरीके के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता। जैसा आईपैक का केस एक बहुत ही उम्दा केस है कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि ईडी की रेड में एक करंट सीएम, सिटिंग सीएम वहां पे पहुंचती हैं और वहां के सारे डॉक्यूमेंट लेके और वो चली जाती है, पुलिस की सुरक्षा में पहुंचती हैं, ईडी को रोक दिया जाता है और सारे डॉक्यूमेंट लेके चले जाते हैं। क्या हुआ, चंद केसेस फाइल हो जाएंगे, क्या आपको लगता है कि सीएम, सिटिंग सीएम को आप किसी भी तरीके की सजा दिला पाएंगे? कि मतलब ये तो मजाक हो गया ना एक तरीके से। थोड़ा ना, और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा? अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर यह कहा कि वो टीएमसी की सर्वे के तौर पर गई थी, सीएम के तौर पर नहीं गई थी, और उनको जेड+ सुरक्षा है, इसीलिए जेड पर सुरक्षा जिसको मिलती है उसके साथ तमाम पुलिस महकमा चलता है। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि जेड+ जिसके पास सुरक्षा होती है उसके पास सुरक्षा में जो बड़ा अधिकारी होता है वो इंस्पेक्टर लेवल का होता है, डीजीपी तो जाता नहीं लेवल के जा रहा है, एसपी नहीं जाता है, कमिश्नर नहीं जाता है। लेकिन हाँ देखिए, तो अब मुझे लगता है फरवरी में ही वो निपटेंगे, फरवरी में निपटेंगे वो। ठीक है सुरजीत, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक एक जज रहे हैं अभिजीत गांगुली, और वो अभी बीजेपी के मेंबर है। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं इस ईडी वाले चक्कर में कि पूरे देश में विपक्ष ये शिकायत करती है कि ईडी हमें परेशान करती है। बंगाल में एक उल्टा है, ईडी ममता बनर्जी को परेशान नहीं करती बल्कि उसके जो छुटभइये नेता है ना उनको परेशान करती है, और जैसे ही बात ममता बनर्जी के लेवल तक पहुंचती है तो ईडी अपने हाथ खड़े कर देती है। इसी केस में देखिए आईपैक के ऑफिस में क्या हुआ, ईडी वहां पर केवल 5 अफसरों को लेकर पहुंची, और वहां पर उसी वक्त जब पहुंची तो ऑलरेडी टीएमसी के 2000 लोग वहां पर लगभग खड़े थे, 200 तो एकदम सामने थे, और बिल्डिंग के इर्द गिर्द मिला के अच्छा खासा हुजूम जमा हो गया था टीएमसी के लोगों का। और क्या किया उस समय ममता बनर्जी ने, उसने आईपैक के फाइल्स निकाले उसके दफ्तर से। प्रतीक जैन जो कि प्रशांत किशोर के छोड़ जाने के बाद आईपैक को संभाल रहा है, उससे उसका फोन छीन लिया, फोन भी अपने पास रखा। बगल में एक एसयूवी रखी हुई थी, खड़ी थी, वहां पर पूरी फाइल जाकर टीएमसी के लोगों ने भर भर के रखा, और वो फोन, प्रतीक जैन का फोन भी उसके अंदर रखा। यहाँ पर जो है टुकुर टुकुर ताक रहे हैं ये जो 5 ईडी के अफसर की। हम क्या करें, अभी हम वहां से निकालने जाए, गाड़ी से हम निकालने जाए तो पिट जाएंगे हम बुरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब देखिए वो 5 लोगों को साथ लेकर क्यों गए? नहीं सुजीत सर, चाहिए था कि आप उनको सीआरपीएफ को पहले वो खबर करते। सुजीत सर, आप उनको शहीद करवाना चाहते हैं नौकरी के चक्कर में शहीद? नहीं, उसका उनका ईडी का प्रोटोकॉल क्या होता है, जब सेंसिटिव जगह पे ईडी रेड मारती है तो सबसे पहले वो सीआरपीएफ को खबर देती है। सीआरपीएफ अपने कई बटालियंस भेज देता है उनके साथ, उसके बाद किसी रूलिंग पार्टी की हिम्मत नहीं होती कि बीच में आके दखलंदाजी करे। लेकिन हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप देखिए झारखंड में चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया था ना। हाँ चलिए दिल्ली में छोड़ देते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास अपनी पुलिस नहीं थी, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन को किया गया था गिरफ्तार। बिल्कुल, यहाँ पर मैं ये इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। जी सर, आए दिन ऐसी खबर आती है
कि किसी छुटभइये नेता के यहाँ पे अलमारी से करोड़ों रुपए निकले, कैश निकला, और वो बात जो है ममता बनर्जी तक पहुंचती नहीं है। संदेश खाली की बात ममता बनर्जी तक पहुंचती नहीं है। आरजी कर मेडिकल रेप एंड मर्डर में ममता बनर्जी तक बात पहुंचती नहीं है, जबकि हर चीज में उसका हाथ है। अब अगर आप बोल रहे हैं कि पहुंचती नहीं, सुजीत पहुंचती सर, तो है खबरें, इतनी बड़ी खबरें होने के बाद तो पहुंच नहीं है। अजय लेकिन भाई, जो आपने बोला कि अजय सीएम, भाई बीच में मैं टोक रहा हूँ, सॉरी। जी 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 प्लीज। मैं बीच में टोक रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब ईडी एक्ट ऑफ पुलिस करती है या सीबीआई एक्ट ऑफ पुलिस करती है किसी भी स्टेट में, तो वहां की पुलिस उसके साथ आती है ना, उसको सहायता करने के लिए। तो जब आप उसकी पुलिस को ही बताएंगे, वेस्ट बंगाल पुलिस को, कि हम सॉल्ट लेक इलाके में जा रहे हैं और हम वहां जाकर वो दबिश करेंगे और तमाम तरह की चीजें करेंगे, तो सुरक्षा का काम जो गृह मंत्रालय ने आपको तो पुलिसिंग दी है, ये सीएसएफ ये जो भी दिया है, लेकिन एक्ट ऑफ पुलिस तो वेस्ट बंगाल पुलिस करेगी। ईडी के पास तो वो शक्तियां देखिए, नहीं है ना। इसीलिए एक बार फिर इस संदर्भ में भी राष्ट्रपति शासन का सवाल उठता है। लेकिन यहां पर मैं जो पहले मैंने विस्तार से नहीं बताया, अब मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति शासन में दिक्कत क्या है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन होता तो ईडी आराम से रेड कर पाती, पुलिस ममता बनर्जी के पास नहीं होती तो वो पुलिस का भी इस्तेमाल कर सकती थी ईडी। अब हुआ क्या कि 70 के दशक में जब इमरजेंसी लगा था और इंदिरा गांधी जब एक आयरन फिस्ट से रूल कर रही थी, उस समय संघ परिवार के लोगों ने मन में एक तरह से ठान लिया था कि कभी हम अगर सत्ता में आए तो हम आर्टिकल 356 का प्रयोग नहीं करेंगे। ये एक चीज अगर आप भाजपा के नेताओं से मिले, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक जाएं, तो ये बात आप उनको मनवाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा नहीं, हमने बहुत पहले संकल्प ले लिया कि इंदिरा गांधी की तरह हम राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बात, अब मान लीजिए कि आपने किसी तरह से मनवा लिया बीजेपी को कि ठीक है राष्ट्रपति शासन लगाओ, वो लगाने का समय कब है? अब जब सिर्फ 4 महीने रह गए अगले चुनाव को, तब आप नहीं लगा सकते, क्योंकि 6 महीने बाद तो राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है। 6 महीने के बाद सिंपैथी वोट, सहानुभूति के वोट से जितने मार्जिन से पिछली बार जीती थी, उससे कहीं ज्यादा बड़ी मार्जिन से ममता बनर्जी जीत जाएगी। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है जैसे बिहार में आपने किया था, जब लालू राज था और उसके बाद राबड़ी राज आ गया, उसके काफी समय के बाद नीतीश राज शुरू हुआ। इस बीच में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। बूटा सिंह वहां के गवर्नर थे, तो बूटा सिंह को सुप्रीम कोर्ट में समन किया गया कि कब तक चला के रखोगे राष्ट्रपति शासन, तब जाके उसने उठाया। उसमें क्या हुआ, इस बीच जो जंगल राज का जो तंत्र था बिहार का, वो टूट गया। लालू यादव और उसके परिवार से वो पुलिस और बाकी तमाम जो तामझाम है वो उनके हाथ से निकल गया। तो आपको बंगाल में क्या करना है? अभी नहीं, आपको मौका मिला था 2019 में, जब उनका राजीव कुमार जो अभी पुलिस कमिश्नर है, वो चिट फंड के धांधली में पकड़ा जाना था। सीबीआई के अफसर यहां से गए, ममता बनर्जी ने उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर दिया और वेस्ट बंगाल पुलिस के अधिकारियों ने सीबीआई के अधिकारियों को धर लिया, हॉस्टेज रख लिया। उस समय अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाते, क्योंकि आप कौन सा कारण बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके? आप बताते हैं कोलैप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कि केंद्रीय वाहिनी को राज्य की वाहिनी बंधक बना ले? तो ये एक बहुत बड़ा मौका था, और 2021 का चुनाव तब भी 2 साल दूर था। इसमें क्या होता, आप अगर 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाते और 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर से कारण बताते कि अब भी माहौल जो है वो सामान्य नहीं हुआ है, इसलिए हमें 6 महीने और दीजिए, तो 1 साल का टोटल आपको एक्सटेंशन मिल जाता। इस 1 साल में वो जो 6 महीने में जो सहानुभूति मिल सकती है, वो धीरे 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 पब्लिक में कम हो जाएगी। 1, 2, चूंकि ममता बनर्जी के हाथ में न पुलिस होगी न तो पार्टी का तंत्र होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां अधिकांश लोग लोभ के कारण, लालच के कारण रहते हैं। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। उनको पता है ठेका मिल जाएगा, ये जो फिरौती मिलती है हम जब किडनैपिंग वगैरह करते हैं उसका हिस्सा मिलेगा। और तृणमूल कांग्रेस में अधिकांश जो गांव में और छोटे शहरों में जो कार्यकर्ता और छोटे मोटे जो नेता है, जो कल तक जो है झोपड़ी में रहते थे, कल तक मतलब 2011 से पहले से, और आज अट्टालिकाओं में रहते हैं,
उनका जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि कितने सारे केसेस चलेंगे उनके खिलाफ। अब जब एक साल बाद आप चुनाव की घोषणा करेंगे, तो वो जो 80 के दशक से अब तक बंगाल के वोटरों ने जो देखा नहीं है, उनका अनुभव ही नहीं है बाकी भारत के वोटरों की तरह कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता क्या है। वो पहली बार अनुभव करेंगे उसको, कि घर से वो आराम से निकले, किसी ने गेट पे रोका नहीं, किसी ने रास्ते पे रोका नहीं, न तो पोलिंग बूथ के अंदर हाथापाई हुई किसी के साथ, न तो किसी ने बोला कि आपका वोट डल चुका है चले जाइए। ये सब कुछ नहीं होगा, और वो इतना आश्वस्त महसूस करेंगे और मन ही मन इतना धन्यवाद करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार का कि वो सारा वोट बीजेपी को ही जाएगा। लेकिन सर उसका अब इसमें मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। इसमें दो अभी मेरे प्रश्न हैं कि एक तो जी जी श्रीकांत जी। नहीं, मैं सुजीत सर से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, सॉरी सर। आप नरेंद्र मोदी का पूरा खेल बिगाड़ रहे हैं गुरु। वो सिंपैथी कार्ड कहां से लाएंगे कि ममता ने हमारे इतने लोगों को मार दिया? वो जो पर्ची लेकर बैठते हैं वो कि यहाँ ये मरा, यहाँ ये मरा, इसके बाप का नाम, इसकी माँ का नाम, ये इसके बाप का अमित नाम, मालवीय वाली स्टाइल तो काम नहीं आ रही है ना। नहीं देखिए, चाहे हिंदू हो, बीजेपी को चाहे हिंदू हो या फिर भाजपा का कार्यकर्ता हो, पुरुलिया हो, कोई और गांव हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, वो घर की छत से और पेड़ से जो लटकती लाशें जो होती है, उसको लेकर अमित मालवीय ट्वीट खेलते हैं। उनको लगता है कि इसी से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, ट्वीट सब खेल रहे हैं। सिचुएशन सबको मालूम है, संविधान की बातें सारे लोग करते हैं, लेकिन सबके सामने टीवी कैमरा पे लाइव पे अगर एक सीएम सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके चले जाते हैं, संदेश खाली जैसे केसेस होते हैं, आरजी का रेप केस होता है जहां पे उनके घृणित बयान आते हैं, उसके बावजूद भी अगर कहीं पे अप्रोर नहीं हो रहा है तो इट मेक्स नो सेंस। दूसरी चीज है कि अगर कोई ऐसी चीजें हैं, तंत्र है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वहां पे सिचुएशन अभी की जरूरत है। वहां पे रोहिंग्या मुस्लिम का जो मुद्दा चल रहा है, वहां पे संदेश खाली जैसे केस हो रहे हैं, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप लोगों के मरने का वेट कर रहे हैं कि जब आपने देख लिया एक केस नहीं है, लगातार बैक टू बैक ऐसे केसेस होते जा रहे हैं, तो आपके ट्वीट करने से सर गवर्नमेंट नहीं बनती है। प्रतिक्रिया कितनी हो रही है ये तो गलत जो है, आप गलत पूरे मामले को गलत। प्रतिक्रिया कितनी हो रही है, गलत कैसे ले रहे हैं? एक तो बीजेपी की प्रतिक्रिया हो रही है, वो ट्वीट कैसे गलत ले रहे हैं? नहीं, मैं बता दूं आपको प्रतिक्रिया की जो हम बात कर रहे हैं कि इनका जो भी कार्य, आप इस देश में एक दूसरा, सर आपकी वॉइस कम आ रही है, आई गेस सम कनेक्शन इशू। सुचार भी टोक रहा हूं आपको, मैं तो 10-10 सेकंड के लिए बोलता हूं, मैं ज्यादा बोलता भी नहीं। आपको पता है इस देश में गुजरात से एक और गांधी आने वाला है। इस देश में गुजरात का एक व्यक्ति है जो खुद को दूसरा गांधी बनाना चाहता है। आप ये सब काम करके उसको उसका गांधीत्व छीन लेंगे, ये कोई बात है? क्योंकि नरेंद्र मोदी दिखाना चाहते हैं कि आप एक गाल पे थप्पड़ मारोगे, हम दूसरा गाल भी देंगे और हम मुंह भी देंगे, मुंह पे भी मारो। तो ये आप समझ नहीं रहे। आप हर चीज को इस तरह डील करें। आप चाहते हैं, आप भूल गए कि गुजरात का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। वो ममता दीदी और दीदी आम भेजेगा, सॉल भेज, डायरेक्ट फाइट तो इस टाइम डायरेक्ट फाइट तो उनकी शुभेंदु अधिकारी से है। आम खाएगा, खुद सॉल भेजेगा, तो दीदी अपनी उतरी हुई चूड़ियां तो नहीं, देखिए वो तो है ही, लेकिन खैर इस बात पर जरूरी है, इस बात पर बहस हो सकती है कि जो ममता बनर्जी के जो ये सारे कर्मकांड है उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो कैसी होती है। जैसे हमारे अंदर जैसे तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है, क्या हर जगह ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है? अभी पिछले हफ्ते मैं कुछ और पत्रकारों के साथ बैठा था, जैसे कि आपको पता है कि मेन स्ट्रीम के जो पत्रकार हैं अधिकांश वो वामपंथी है, वो तो उसमें बीजेपी सरकार का दोष ढूंढ रहे थे, केंद्रीय सरकार का, कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने कैसे कदम उठा लिया। वो उस बात को उस तरह से देख रहे थे। अब अगर हम वेस्ट बंगाल की पब्लिक की बात करें तो 35% तो मुसलमान है और बाकी जो 65% रहे उसमें से आधे तो वामपंथी और वोक है। अब रह कितने गए प्रतिक्रिया देने के लिए?
जितने रह गए हैं उनको सबको वोट देने नहीं दिया जाता। तो खैर, जो राष्ट्रपति शासन की मैं जो बात कर रहा था, वो 2019 में एक बहुत बढ़िया मौका था जो उन्होंने गंवा दिया। अब उसके बाद 2021 के हिंसा के बाद जब उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को त्याग दिया, वो दे वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ गून्स। उसके बाद क्या हुआ, जो मैं आसनसोल की आपको बात कर रहा था, कि आसनसोल से कभी भी वो पार्टी नहीं जीतती जो कलकत्ता में जीतती है। जब सीपीएम का राज था तो वहां पर कांग्रेस जीता करती थी। आपको पता होना चाहिए कि आसनसोल बिहार और बंगाल के बॉर्डर पे है, और वहां अधिकांश नहीं तो लगभग 50% बिहारी लोग रहते हैं। फिर भी शत्रुघ्न सिन्हा कैसे जीत गए वहां से? इसलिए जीते कि 2021 के तांडव के बाद इतने भयभीत हो गए थे हिंदू सारे कार्यकर्ता कि बीजेपी को पोलिंग एजेंट तक नहीं मिला आसनसोल के लिए। और वही चीज हुआ, जो बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी में थे, बाद में तृणमूल कांग्रेस में चले गए, वो बालीगंज से उपचुनाव में लड़े, वहां पर भी कोई पोलिंग एजेंट नहीं मिला उनको। मतलब आप वोट देने जा रहे हैं, जैसे किसी प्राथमिक विद्यालय में जनरली सेंटर पड़ता है, तो गेट के सामने आपको अलग अलग पार्टियों के टेबल लगे हुए दिखते हैं, और उनमें से कहीं पर जाकर आप इलेक्टोरल रोल के साथ अपना नाम मैच करवा लेते हैं, वोटर आईडी कार्ड देते हैं, फिर अंदर जाते हैं। तो वहां सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे, भाजपा का कोई नहीं था। वोटर आईडी कार्ड से मुझे एक चीज याद आई, वैसे तो ये भी है कि ऐसा क्या चेंज हो गया। ये बात मैं कंप्लीट कर लूं, नहीं तो ये पिक्चर जो है क्लियर नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, अब इस साल में आते हैं, 2026 में आते हैं, या 2025 के अंत से मैं शुरू करता हूं, जबकि भाजपा की मौजूदगी सोशल मीडिया पर बहुत बड़े जोर शोर से दिखने लगी। श्रमिक भट्टाचार्य हो, शुभेंदु अधिकारी हो, दिलीप घोष हो, इसके पहले सुकांत मजुमदार थे, वो थे, उन दिलीप घोष से भी पहले राहुल सिन्हा थे, वो भी, ये सबके सब नजर आने लगे सोशल मीडिया पर। लेकिन जब एसआईआर एक्सरसाइज शुरू हुआ तो उस समय देखा गया कि फील्ड में अभी भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। अब बीएलओ ऑफिसर के साथ तृणमूल कांग्रेस के लोग जा रहे हैं घर घर चेक करने के लिए, साथ में बीजेपी का कोई है ही नहीं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। और फिर भी देखिए 52 लाख लोग काटे गए नाम से, उनके नाम या तो वो मर गए थे, स्थानांतरित हो गए थे, या मैं इसी मुद्दे पे आना चाहता। एसआईआर जो इम्पैक्ट है, क्या वो एसआईआर जो भी प्रक्रिया की गई है, क्या वो इस इलेक्शन 2026 के इलेक्शन में किसी भी तरीके से बीजेपी के लिए कोई बेनिफिट देगी, या पता नहीं ना, वही मैं कह रहा हूं, पता नहीं हमें, क्योंकि बीजेपी का आदमी तो साथ साथ चल नहीं रहा था बीएलओ के, सिर्फ तृणमूल के लोग साथ साथ चल रहे थे, तो उन्होंने तो अपने हिसाब से एसआईआर करवा लिया होगा। और अब इस बार के चुनाव का परिणाम आएगा, फिर कहेंगे देखिए एसआईआर करके भी उन्होंने कोशिश कर ली, फिर भी हम जीत गए। ये क्योंकि फील्ड में आदमी नहीं है। सोशल मीडिया पर दिखने से क्या होता है, लोगों में आक्रोश होने से क्या होता है? आपको कार्यकर्ता फील्ड में चाहिए, जहां पर ये सारी प्रशासनिक काम होते हैं वहां आपको चाहिए। कुछ लोगों को तो आपने अपनी उदासीनता से भगा दिया, आपके मन में दया नहीं आई जब हिंदू कट रहे थे तब। और कुछ लोग जो है वो पंचायत चुनाव में जो होता है, एसडीएम ऑफिस के दरवाजे पर आके प्रत्याशियों को मार दिया गया, मतलब अंदर वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जा रहे वहां पर मार दिया गया। और लगातार 2 बार पंचायत चुनाव में ऐसा हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बहुत कुछ कहा, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है पता नहीं क्या चूड़ियां पहनी हुई थी कि क्या कर रही थी, वो बात बात पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेती है। अरे तो सर इसका इलाज क्या है? देखिए इलाज वही है कि नहीं, इसका इलाज क्या है? बीजेपी को क्या करना चाहिए? मैं तो सीधे मैं वही आपको कह रहा हूं कर रही है कि आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, लेकिन उसका समय निकल चुका है। आप संदेश खालिद के टाइम पे लगा सकते थे, आप आरजी कौर के टाइम पे लगा सकते थे, तब भी ये वाला चुनाव काफी दूर था, आप बैठे रहे। इस वक्त आप नहीं लगा सकते। आप लगाएंगे तो जैसे ही 6 महीने बाद हटाएंगे, तृणमूल कांग्रेस और भारी बहुमत से जीत कर आएगी। आपको उस वक्त राष्ट्रपति शासन लगाना है जब अगला चुनाव कई साल बाद है, कई साल बाद आने वाला है, तब जाके आपका राष्ट्रपति शासन जो है वो सुचारू रूप से चलेगा भी। तो 355 लगाइए ना, 356 नहीं लगा पा रहे। वही
तो लेकिन सर अभी इसमें आप नहीं लगा एसआईआर का सकते, इसका सर टाइम आपको निकल क्या लग चुका रहा है, है। एसआईआर का कोई इम्पैक्ट हो पाएगा स्टेट इलेक्शन कुछ पे इस खास बार? नहीं, कुछ खास नहीं, श्रीकांत जी। क्योंकि हाँ श्रीकांत जी बताइए, आपने तो देखिए सर्वे भी किया हुआ है। मैं तो गया हूँ, मैं वहां गया भी था। एक हल्दिया जगह है, हल्दिया हल्दिया शिपिंग पोर्ट है, वहाँ हाँ, शिपिंग का काम होता है। वहाँ बाड़ी है, बाड़ी यानी शुभेंदु का ही कि इलाका है वो। जो आप मुंबई में चोल संस्कृति, हाँ क्या कह रहे हैं? शुभेंदु का इलाका है वो। हाँ हाँ हाँ, तो वहां मैंने देखा जो बाड़ी यानी कि वो जो मुंबई वाला वो खोली सिस्टम है ना, खोली सिस्टम में कि एक बड़े मकान में कम से कम 20-22 कमरे, तो उन 20-22 कमरों, ऐसे मैंने बहुत सारे मकान मैंने घूमे, मैंने देखे, मैंने देखा हर एक खोली पर ताला लगा हुआ है, हर एक खोली पर ताला लगा हुआ है। तो मैंने कहा भाई खोलियों पे ताला क्यों लगा, यहाँ तो लोग होते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, 24 में थे। तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर ये अवैध बांग्लादेशी थे, ये ज्यादातर वो लोग थे जो यहाँ से छोड़कर भाग गए। देखिए 800 रुपए मिलता है हल्दिया के काम करने वाले मजदूर को, ठीक है, जिसमें से 150 से लेकर 200 रुपए जो है वहां का प्रबंधन काट लेता है, गुंडे काट लेते हैं, और 600 रुपए के आसपास उनके पास आता है एक दिन का, ठीक है, एक दिन का उनके पास आता है। दरअसल ये जो बांग्लादेशी मजदूर या फिर ये अवैध प्रवासी जो भी थे, ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ये दरअसल 300-300, 400-400 रुपए में काम करने को लेकर तैयार थे। तो वहां के जो मजदूर हैं, जो बंगाल के हैं या फिर जो बिहार के माइग्रेट करके वहां गए हैं, वो दरअसल इनसे बहुत त्रस्त थे। दरअसल वो परेशान थे कि साहब ये हमारी रोजी रोटी भी ले रहे हैं, ये यहाँ की डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत कुछ ये बदल रहे हैं। तो मैंने देखा कि एसआईआर के कारण, क्योंकि कागज दिखाने पड़ेंगे ना, वो जो कहते थे कि कागज हमारे अब्बा के पास था और अब्बा के पास बकरा था और बकरा कागज आ गया और बकरे को मार के हम खा गए, तो अब्बा को भी अब्बा को भी कागज निकालना पड़ेगा और कागज का, हाँ सही है, तो वो जो कागज की बत्ती बनाकर अब्बा ने जहां डाली थी वहां से भी निकालनी पड़ेगी और सब कुछ बिल्कुल करना निकालनी पड़ेगा, पड़ेगी। कागज दिखाना पड़ेगा। और प्लस अगर पता चलता है कि ये आधार आपका गलत है और ये आपका वर्क, आपका आधार गलत है, आपका वोटर आईडी गलत है, आपका राशन कार्ड गलत है, तो किसने बनाया है जिसने बनवाने में मदद की है वो भी निपटेगा, वो नहीं भी नहीं, जाएगा लेकिन इसमें जांच के इसमें दायरे में, वो भी जाएगा, ये प्रश्न मेरे, हाँ इससे रिलेटेड एक मेरा प्रश्न है कि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई और आधार हाँ कार्ड जहां पे भी बन रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया को छोड़ के आधार कार्ड जो हाँ बनते हैं, क्या उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि इस आधार कार्ड को किसने असाइन किया? नहीं, नहीं देखिए आप आधार, एक बात ध्यान रखिए, एक बात क्लियर रख लीजिए कि आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी सिस्टम ले आइए, पर वहां पर सिस्टम तो वहां की सरकार का होगा ना। आधार बनवाने के लिए भी वहां के लोग रखिएगा, जनगणना कराने के लिए भी वही रखिएगा, एसआईआर करने के लिए भी वही रखिएगा, पासपोर्ट भी वहीं के लोग बनवाएंगे और राशन कार्ड भी वहीं के लोग बनवाएंगे, तो आप क्या बनवाएंगे? आप तो तो यहाँ से जहां से योजना बात को शुरू, पुट कर देते हैं, बनेगा वही। नहीं नहीं, तो हाँ जहां से बात शुरू हुई थी बात वहीं पे आ गई कि डेडलॉक की सिचुएशन हो गई है कि जब वहां का ही तंत्र, अगर आप कहना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था कि राजनीति से गुंडागर्दी ड्राइव हो रही थी, पावर बैक्ड जो काइंड ऑफ टेररिज्म फैला रखा था आपने, गुंडागर्दी जो हो रही थी वो तंत्र के थ्रू बैक्ड थी। तो जब तक उस तंत्र को तोड़ा नहीं गया, अब जब वो तंत्र चेंज हुआ, जब योगी आदित्यनाथ आए, और अब देखिए आप स्टेट ड्रिवन किसी भी तरीके का कोई भी माफिया आपको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे तो जब वो घटनाएं सीएम के थ्रू हो रही हैं या जो भी तंत्र है उसके थ्रू हो रही है, उसके बाद वो बदलेगा कैसे? ये तो डेडलॉक की सिचुएशन हो गई कि जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक सरकार नहीं बदल सकती, और सरकार बदल नहीं सकती क्योंकि तंत्र उनके हाथ में है। सुरजीत जी। हाँ वही मैंने बताया ना कि आपको राष्ट्रपति शासन तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन सर तो लगवा के ही राजनीतिक मारेंगे मुझे दृष्टि लग से रहा अगर है। आप देखें, जी मुझे लग रहा है आप राष्ट्रपति शासन आज लगवा के नहीं मानेंगे। नहीं, आज तो मैं तो अभी मना कर रहा हूं ना। अच्छा, मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति शासन अरे वैसे लगेगा टाइम पे नहीं, लगाइए। एक मिनट, जब भी मैं राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा हूं आप इंटरप्ट कर रहे हैं, तो इस समय बोल लेने दीजिए, नहीं तो
दर्शकों को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। राष्ट्रपति शासन ऐसे टाइम पे लगाइए जब आने वाला चुनाव 1-2 साल दूर हो, तब भी 4 महीने रह गए हैं, ऐसे टाइम पे आप नहीं लगा सकते। ये वाला चुनाव हो जाने दीजिए, फिर से हारिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बंगाल जो है ना वो बांग्लादेश बन जाएगा, फिर बांग्लादेश का आकार बड़ा हो जाएगा, भारत का छोटा हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है, कोई बात नहीं, इस बार हारना है तो हार जाइए, लेकिन ऐसे मौके ममता बनर्जी देती रहती है आपको। हर 3-6 महीने के अंदर अंदर वो एक ना एक नया बवाल, नया वितंडा खड़ा करती है, और उसके बाद जो है फिर से जो कानून के जो दिग्गज हैं उनके सामने यही साबित करना है ना कि संविधान कोलैप्स कर गया है। ऐसे मौके ममता बनर्जी देती रहती है, वो चुनाव के बाद फिर से देगी, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करेगी जिससे कि पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में जो है डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही है, संविधान काम नहीं कर रहा। तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, 6 महीने बाद फिर से जाइए सुप्रीम कोर्ट में और बताइए उनको कि हमें 6 महीना और चाहिए, क्योंकि इतने साल से जो गलत तरीके से तंत्र को चलाया गया है, इसको सही नहीं किया गया है अभी तक सही नहीं हो पाया है, हमें 6 महीना और दीजिए। इन 6+6 महीने मतलब 1 साल में बंगाल की जनता की मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी होगी, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन उठाने के बाद भी भाजपा जीतेगी। और ठीक है सर, तो ये अब मेरा एक प्रश्न है इसको लेके। हाँ, आज का एक तरीके से लाइव को खत्म करने का समय भी है, ये छोटा सा एक प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि आज की सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में एसआईआर हुआ है और बहुत सारी घटनाएं हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, बहुत सारी चीजें हो रही है और ग्राउंड पे बीजेपी भी अच्छी तरीके से थोड़ा सा काम कर रही है कंपैरेटिवली। तो आपको क्या लगता है आज की परिस्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या कोई उम्मीद बनती है जिसमें ममता बनर्जी हार रही है इलेक्शन? श्रीकांत जी। देखिए, ममता बनर्जी ये चुनाव मुझे नहीं लग रहा है कि फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बैकफुट पर है और बीजेपी को एज मिला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उनके कार्यकर्ता बेहतर निकल रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ईडी के कार्रवाई में बाधा पहुंचाई और जिस तरीके के तमाम वो काम कर रही हैं और खुले तौर पर ये कह रही हैं कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। पर वो अपने कार्यकर्ताओं में एक तरीके की ताकत, एक तरीके की स्फूर्ति या फिर एक तरीके की ऊर्जा अगर भर रही हैं और आप दिल्ली को वापस लेकर आए हैं, अपने संगठन को वापस एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी एक बहुत बड़ी कमी बीजेपी में देख रहा हूँ। पिछले बार का चुनाव भी बीजेपी बहुत बेहतर जीत सकती थी, अगर बाद में नरेंद्र मोदी बीच रैली में से वो खुद कटआउट नहीं करते और वो पीछे नहीं चले। और जब उनको ट्रोल किया गया कि कोविड चल रहा है, कोविड में पीएम जा रहे हैं और पीएम की रैली में लाखों लोग जा रहे हैं, तो ममता की रैली में भी तो हजारों लोग जा रहे थे, लेकिन ममता को ट्रोल नहीं किया गया, नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया गया। इस बार मुझे लगता है कि सेंट्रल और स्टेट में एक थोड़ी सी दूरी मुझे नजर आ रही है। पिछली बार पूरा चुनाव सेंट्रल के हाथों में था, अभी पूरा फ्रीडम नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सुजीत सर इसको बेहतर समझते होंगे। और सुजीत सर, मैं आपको बताऊं, मैं बार-बार इसीलिए आपको राष्ट्रपति शासन वाले मुद्दे पर टोक देता था, क्योंकि अभी टीएमसी से मेरे पेटीएम पे पैसा आया है, तो थोड़ा मुझे खैर इसीलिए छोड़िए, मैं बीच में नहीं है, मैं वो होता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने कुछ कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया सुजीत सर। सर वो आपकी आवाज, आपके कनेक्शन में इशू आ रहा है, आपके कनेक्शन में इशू आ रहा है श्रीकांत जी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन आपका स्लो है। मैं एक बात बताता हूँ, दरअसल कट के आ रही है। ठीक है, 30-40 हजार रुपए एक महीने देकर ममता बनर्जी ने 30-40 हजार रुपए हर महीने देकर वहां जो छोटा सा क्लब कल्चर खुलवाया है,
क्या सेंट्रल बीजेपी के पास पैसा नहीं है? क्या वहां पर वो और अपने धड़े के क्लब नहीं खुलवा सकते हैं? क्या हर महीने 30,000 पे, मैं उसको दूसरे तरीके से कहूं कि गुंडा नहीं पाल सकते, गुंडों की जमात नहीं पाल सकते? एक एक जिले में क्या वो 10 से 20 क्लब नहीं खुलवा सकते? एक विधानसभा में 4 क्लब नहीं खुलवा सकते? क्योंकि एंड ऑफ द डे वही क्लब उनके वोटों को घर से, उनके वोटर्स को घर से निकालकर वोट डलवाने का काम कर रहा है। तो आप सठम साठ्यम समाचरित, यानी कि आपके खिलाफ जो रणनीति लगाया जा रहा है, आपके खिलाफ जो दिमाग लगाए जा रहे हैं, आप उसके उन्हीं चीजों को क्यों नहीं अपना रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी के ही एजेंडे से थोड़ा बेहतर एजेंडा लाते हैं। हर राज्य में आप जाकर उन्हीं के अस्त्र से उनको बस कर रहे हैं। तो आप बंगाल में आपको क्या दिक्कत है? या तो सेंट्रल लीडरशिप ने एक फेविकॉल पी लिया है, बेहतरीन फेविकॉल पी एग्जांपल लिया है तो ये। उनका तड़िया मुंह सब चिपक गया है। श्रीकांत जी, वो आपने कुछ इतना बढ़िया एक मुद्दा उठाया बहुत ही इसमें से। बेहतरीन एग्जांपल दिया, मैं ये भी जो एग्री करता हूँ इस चीज से। क्लब की बात कर रहे हैं ना आप, हाँ, और आपने एक और बहुत सही बात तो इस कही बार कि ये जो जिस राज्य में आप जाते हैं उसके हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ती है। वो बिल्कुल बंगाल में नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो सर इसी बात पे जो श्रीकांत जी ने बोला, जो उसी वही प्रश्न मेरा आपसे फिर से है कि आपको क्या लग रहा है 2026 में क्या ममता का किला ढह सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। चाहे एसआईआर में जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो खैर उसमें आते नहीं है उसके अंतर्गत, क्योंकि उनको यूएन का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। रोहिंग्या, एक बात कई बार हम लोग दोनों को क्लब कर देते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या, नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का कोई भी उनकी कोई वैधता नहीं है, लेकिन रोहिंग्या के जो हैं वो उनको यूएन की तरफ से ये आश्वासन मिला हुआ है, चूंकि तुमको बर्मा से भगा दिया गया है, तुम जिस देश में जाके आश्रय लोगे उस देश को तुम्हें आश्रय देना पड़ेगा। इसलिए दोनों एक चीज नहीं है। खैर, रोहिंग्या से बांग्लादेशी घुसपैठिए काफी अधिक है। अब हमें ये नहीं पता है कि एसआईआर से कितने लोग कटे उसमें से और कितने लोग डर के मारे भाग गए। ऐसे भी वीडियोस आ रहे थे कि डर के बहुत सारे भाग गए, लेकिन वहां पर जो स्थानीय मुस्लिम है वो कम है क्या? स्थानीय मुस्लिम जो है वो कट्टर भाजपा विरोधी है। और जैसा आप देखते हैं कि बंगाल के लोगों का जो रवैया है, जैसा मैंने कहा, बाकी का जो 65% पॉपुलेशन है उसका आधा तो या तो लेफ्टिस्ट है या वोक है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके कार्यकर्ता जमीन पर रहे, जैसे क्लब की बात की इन्होंने, इससे क्या पता चलता है कि श्रीकांत जी को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के राजनीति की आवश्यकता क्या है। तो इन आवश्यकताओं में, जैसे आप जब घुसे इस राज्य में, पश्चिम बंगाल में, आज से मान लीजिए 10 साल 12 साल पहले आप जय श्री राम करते हुए घुसे, कोई बात नहीं, जय श्री राम, राम को तो हम सभी आदर करते हैं, पूजते हैं, लेकिन आपको जय मां दुर्गा करते हुए अंदर आना चाहिए था, क्योंकि ये दुर्गा की भूमि है। आपको जो है रेजोनेंस ज्यादा मिलता। क्योंकि क्या हुआ, आप जय श्री राम करके घुसे और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसी कच्ची कौड़ियां नहीं खेलती। वो जैसे ही आप रामनवमी के साथ घुसे, उन्होंने हनुमान जयंती घोषित कर दिया कि ठीक है, भाजपा रामनवमी मना रही है, हम हनुमान जयंती मनाएंगे। तो वो जो है, जैसे बाकी के विपक्ष के लीडर हैं, अगर आप उनको कोसें कि आप इतना मुसलमान के पक्षधर क्यों हैं, वो शर्म में आकर या फिर झक मार के वो हिंदुओं के पक्ष में भी 2-3 बातें नहीं कर देते। लेकिन ममता करती है। जैसे ही उस पर मुसलमान के तुष्टीकरण का आरोप आता है, वो हिंदुओं का भी थोड़ा बहुत तुष्टीकरण कर देती है। दुर्गा पूजा में चंदा दे देती है। हाँ, वो कहती है कि जो हर मंदिर में पुरोहित है उनको भी भत्ता मिलेगा, जिस तरह से मस्जिद के इमामों को मिलता है। तो वो सर्वधर्म वड़ा पाव जो है, गर्मा गर्म वड़ा पाव, वो परोस देती है। इसलिए उसको हराने के लिए, बंगाल में हराने के लिए आपको बंगाल के चोंचले अपनाने होंगे। आपको जो है डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा, जो बीजेपी किसी भी राज्य में नहीं करती। कुछ राज्यों में तो जीत जाती है, फिर भी दिल्ली में भी जो इतने साल से आम आदमी पार्टी ने राज किया, उसके पीछे कारण था कि दिल्ली भाजपा कभी भी डोर टू डोर कैंपेन नहीं करती है। वो जो है बड़े मंच से भाषण देती है। आपको डोर टू डोर कैंपेन करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो वहां की पब्लिक है वो आश्वस्त नहीं होगी। आप अपनी मौजूदगी से उनको आश्वासित
कीजिए कि भले ही सीआरपीएफ के लोग ना रहे यहाँ पर, हम सड़कों को गार्ड करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से आप वोटिंग जो पोलिंग बूथ है वहां तक पहुंचते हैं। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी पूरी मदद मिल रही है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि केवल सरकारी स्कूलों में नहीं, बल्कि जो बहुत बड़े बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पर भी बूथ लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को सड़कों से होते हुए बूथ ना जाना पड़े, सिर्फ लिफ्ट से अपने फ्लैट से उतरे और नीचे ही बूथ लगा हुआ वहीं पे वोट दे दे। इससे भी ममता बनर्जी की बहुत चुल मची हुई है, क्योंकि उसको पता है कि जिनको डरा धमका के हम पहुंचने नहीं देते थे बूथ में, वो भी इस बार वोट डालेंगे। तो टक्कर जो है 2021 से काफी ज्यादा नजदीक का है, लेकिन अभी भी मैं आश्वस्त नहीं हूं कि ये इतना नजदीक आ गया है कि बीजेपी जीत भी सकती है। तो चलिए इस लाइव सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ेंगे अगले फिर से किसी एक नए मुद्दे को लेके। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दा भी कभी खत्म नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करना होगा, क्योंकि काफी बड़ा बंगाल का इलेक्शन बीजेपी के लिए भी है, हमारे लिए भी काफी बड़ा है, और इसको कुछ अलग अलग एंगल से हमें और समझने की जरूरत है। तो आज का तो लाइव हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए, श्रीकांत जी और सुरजीत जी। जल्द ही धन्यवाद। 1 या 2 दिन में हम दोबारा से जुड़ते हैं एक नए सब्जेक्ट को लेके, फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।